नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम हॉर्टिकल्चर करवाएंगे। हमारा जो प्लेटफॉर्म है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका सभी का स्वागत है। तो आपको पता है, जैसे हम एग्रीकल्चर की एकेडमी के रूप में हम जाने जाते हैं, तो हमारे जितने भी सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी है, जिसमें हॉर्टिकल्चर भी एक मुख्य सब्जेक्ट है और एनिमल हस्बेंड्री वगैरह सब बातें रहेंगी। तो हॉर्टिकल्चर हम जब करेंगे ना, तो हम इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। और एक बात बताना चाहता हूं मैं, हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट इसको थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत बोरिंग नहीं है ये, क्योंकि ये हमारा जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं या इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं सॉरी, वो सारे हॉर्टिकल्चर को जानते हैं। चाहे हम सब्जी खा रहे हैं, चाहे फ्रूट खा रहे हैं, चाहे हमारे खेत में लगी हुई है या कहीं बाहर से आ रही है, तो हम प्रतिदिन हमारा हॉर्टिकल्चर से लगाव रहता ही है। ना चाहते भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर का हम आज, आप जो थंबनेल देख रहे हो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके बारे में हम डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बता देता हूँ। जो आज की वर्तमान जो आप हॉर्टिकल्चर है, वो बागवानी है, उसका जो प्रारूप है वो पहला के साथ अब कैसे हो गया। तो इसकी जो शुरुआत है ना, जो इसकी शुरुआत है वो हुई थी आज से, मान लो जो आप बाग कहते हो जिसको, चाहे किसी का किन्नू का हो, चाहे माल्टा का हो, चाहे अमरूद का हो, ये पहले नहीं था। पहले क्या, वन थे सारे, टोटल क्या थे, वन थे। और जंगल थे, लोग जो अपने इंसान है जंगल में रहते थे सारे। ठीक है, तो वहां कोई पर्टिकुलर ऐसे पेड़, ये बागवानी जो बड़ा जो प्रारूप है आप वर्तमान में देख रहे हो वो नहीं था। तो इसकी जो शुरुआत है ना, इसकी शुरुआत है आज से 10,000 साल से लेके 20,000 साल पहले हुई थी। जब आदमी थोड़ा गतिशील हुआ, जंगलों से बाहर निकलना शुरू हुआ ना, फिर उसने क्या किया, जहां सॉरी, जहां वो रहता था, तो वहां जहां जगह जगह पे था वो अपने पौधे लगा देता था। तो स्टार्टिंग में उसने अपने खाद्य जो खाने के लिए चाहिए वो पौधे लगाए। फिर जैसे जैसे इसमें गतिशीलता आती गई ना, तो उसने सजावटी पौधे लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, और ये जो बड़ा चेंज आया था वो राजाओं के टाइम से आया था। मतलब जिस मुगल काल कह सकते हो, लगभग 1300 शताब्दी के आसपास बाद में ना, ये जो कॉन्सेप्ट है वन वाला, जो बाग लगाने वाले है सिस्टम, वो प्रथा शुरू हुई थी। ठीक है, तो जहाँ कोई राजा रहता था या कोई महल बनते थे आसपास, वहां जंगल खड़े किए, बागवानी के लिए प्लांट लगाए जाते थे। यानी कि जो प्लांट खाद्य सामग्री की पूर्ति करते और जंगल का भी रूप ले लेते थे। तो ऐसे इनकी शुरुआत हुई थी। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे और नई किस्में, नई वैरायटियां, नई चीजें आती गई, ठीक है, उसमें ऐड आता गया। और जो आज देख रहे हो बहुत सारी चीजें हैं, अपोलिया सेट, हाईटेक नर्सरी है, बहुत सारी चीजें आ गई है जो अब तकनीक के साथ बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो एक तरह से इसका मोटा मोटी शुरुआत अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं, जो हॉर्टिकल्चर शब्द है ना, वो लेटिन भाषा का है। किसका है? लेटिन भाषा का। मुझे थोड़ी खांसी है, थोड़ी तबीयत मेरी थोड़ी, शादियों का सीजन चल रहा है तो ज्यादा मीठा मीठा हो जाता है, तो उस वजह से क्या, थोड़ी खांसी वगैरह ज्यादा हो रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं। जिनके पीछे कल्चर लगा हो ना, कल्चर, वो लेटिन भाषा के अंदर रखे जाते हैं। सिंपल सी बात है। ये जो दो शब्द है, एक तो हॉर्टस है और एक है कल्चर। हॉर्टस और कल्चर दो शब्दों से हॉर्टिकल्चर बना है। हॉर्टस का मतलब इनक्लोज्ड एरिया और कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन से हुई है। ये चीज ध्यान है। अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, परिभाषा की बात कर लेते हैं। देखो सिंपल सा है, इस परिभाषा में सारी की सारी हॉर्टिकल्चर छुपी हुई है। आप गौर से पढ़ोगे तो इसमें आ जाएगा। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, सब्जियां, फूल और सजावटी पौधे, मसालों की खेती, औषधीय पौधों की खेती, सुगंधित पौधों की खेती, व्यक्तिगत पेड़, झाड़ियां, लताएं के साथ साथ फल,
व सब्जी के परीक्षण का अध्ययन किया जाता है। ये सब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत है। तो सॉरी, ये सारे हॉर्टिकल्चर का ही है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, सब्जी, फूल, सजावटी पौधे, मसालों की खेती, औषधीय पौधों की खेती, सुगंधित पौधों की खेती, व्यक्तिगत पेड़, झाड़ियां, लताएं के साथ साथ फल व सब्जी वृक्ष का अध्ययन किया जाता है। ये जो जितनी डेफिनेशन मैंने बताई है ना, हम इनका एक एक कर का अध्ययन करेंगे और एक एक चीज के बारे में हम पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आ गई। इस डेफिनेशन में सारी हॉर्टिकल्चर छुपी हुई है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसमें अगर विश्व पटल पे बात की जाए तो बहुत सारे साइंटिस्ट है, अभी कोई एक मत नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत सारा काम किया है। इस वजह से इनकी जो नाम है टी नाइट, जे डिनले, एल.एच. बेली, ये अमेरिका के साइंटिस्ट है और इसको फादर ऑफ यूएसए भी कहा जाता है बेली को। और इनके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे डिटेल से, क्या काम किया है, कहाँ काम किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे है वैज्ञानिक फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, एम.एच. मैरीगोडा। देखो भाई सॉरी, एम.एच. जो मैरीगोडा थे ना, उन्होंने हॉर्टिकल्चर में काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हरित क्रांति के जो जनक थे या हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन थी, उन वैज्ञानिकों ने, उनका कद इतना बढ़ गया तो इनका अभी ज्यादा हाईलाइट नहीं हुए, तो इनको बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। और तो हम तो सब्जेक्ट के हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूँ इनका भी योगदान बहुत सारा रहा है। तो जो एम.एच. मैरीगोडा थे वो हॉर्टिकल्चर के फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ये। इन्होंने कर्नाटक में अंदर, कर्नाटक आप जो स्टेट है, वहां बहुत सारा हॉर्टिकल्चर पे काम किया है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के संवर्धन के लिए जो कर्नाटक में इन्होंने काम किया है वो बहुत ही सराहनीय काम किया है। इस वजह से कर्नाटक सरकार ने इनको बहुत सम्मानित किया। ठीक है, और कर्नाटक के अलावा ये भारत भर में भी इन्होंने बहुत कार्य किया है। तो ये इनका मुख्य है। एक बात है कि इन्होंने बहुत सारी वैरायटियों हैं, किस्में हैं, उनमें भी शोध का कार्य किया है। आपने एक वैरायटी सुनी है अल्फांजो, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये आम की, अल्फांसो, कई अल्फांजो है, अल्फांसो है, उसको इन्होंने ही तैयार किया था। और आपको पता है अल्फांसो जो वैरायटी है वो एक्सपोर्ट वैरायटी है आम की और बहुत पॉपुलर वैरायटी है विश्व में। ठीक है, आपको पता है इंडिया दुनिया का लगभग 50% से अबव आम उत्पादन करता है, यानी कि दुनिया के हर दूसरा हमारा आम हमारा है। तो उसमें अल्फांजो का एक महत्वपूर्ण योगदान है एक्सपोर्ट वैरायटी के अंदर। तो इसको तैयार करने वाले थे, और जितने भी कर्नाटक के अंदर जो गार्डन वगैरह है उनको भी तैयार उन्होंने एम.एच. मैरीगोडा ने किया था। एक गार्डन है लालबाग बोटनिकल गार्डन है, ये बोटनिकल गार्डन है ये बेंगलोर के अंदर, बोटनिकल गार्डन है बेंगलोर के अंदर। तो ये उन्हीं के देखरेख में तैयार किया गया था, लालबाग बोटनिकल गार्डन है। और बहुत सारे हैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट जिसमें से एम.एच. मैरीगोडा ने काम किया था, बहुत सराहनीय काम किया था। आज खांसी ज्यादा होने की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है आपकी, मानता हूं मैं। फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, इनका तो आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर कृष्णलाल चड्ढा। किताबों में के.एल. चड्ढा लिखा है बहुत सारे, तो इनकी पिक्चर आप देख लीजिए के.एल. चड्ढा साहब की। ये भारत के ही साइंटिस्ट है और भारत में ही रहकर इन्होंने पढ़ाई की है। इनका जो जन्म है बेसिकली सियालकोट के अंदर हुआ था। सियालकोट आपको पता है बच्चों कहाँ है सियालकोट? ऐसे तो क्वेश्चन तो नहीं पूछते, पर आपको इसकी हिस्ट्री पता होगी तो थोड़ा याद रखने में आपको आसानी होगी। सियालकोट ये पाकिस्तान के अंदर है बच्चों, और 1936 के अंदर इनका जन्म होता है, और उसके बाद 1960 के अंदर ये पीआईयू से अपनी डिग्री करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं,
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों पीयू से करते हैं। उसके बाद 1963 के अंदर है ये IARI के अंदर पीएचडी कर लेते हैं। वहां से पीएचडी करने के बाद 64 के अंदर ये पीएयू के अंदर वापस आ जाते हैं और फ्रूट स्पेशलिस्ट के रूप में ये सेवाएं देते हैं। लगभग ये 1969 तक वहां सेवाएं देते हैं पीएयू के अंदर। उसके बाद 1969 से लेके 1972 तक बच्चों ये IIHR, आपको पता है बच्चों IIHR कहाँ है? बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च, उनके ये सीनियर स्पेशलिस्ट वहां रहे थे। उसके बाद 1972 से लेके ये बहुत सारे प्रोजेक्ट है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसमें बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स है, मैंगो है, एप्पल है, ग्रेप्स है। उनके प्रोजेक्ट के ये निदेशक रहे थे, उन पे भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। तो हमारे जो चड्ढा साहब है बेसिकली लुधियाना के अंदर ये रहे थे। 2012 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही इस क्षेत्र में दिया गया था। कृषि के क्षेत्र में अगर किसी साइंटिस्ट को मिलता है तो ये प्राउड की बात है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले साइंटिस्टों के लिए, स्टूडेंटों के लिए, सभी के लिए ये सम्मानित की बात होती है। तो KL चड्ढा ने बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बहुत सारे संस्थान है, उनको भी स्टेब्लिश किया था, जिसमें अपने लखनऊ वाला है हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट है, उसको भी इन्होंने स्थापित किया था। बहुत सारी वेराइटियां हैं उनमें भी काम किया था। और आपका ये जो किन्नू है उस पर भी उन्होंने अच्छा खासा वर्क किया है। तो KL चड्ढा साहब ने इतना सारा काम करने पर उन्हें सुनहरी क्रांति का जनक कहा। किसने? डॉक्टर स्वामीनाथन ने इनको नाम दिया था कि जिस तरह हमने हरित क्रांति में काम किया है तो डॉक्टर KL चड्ढा साहब ने हॉर्टिकल्चर पे काम किया है। इस वजह से इनको सुनहरी क्रांति का जनक जो नाम शब्द है वो डॉक्टर स्वामीनाथन ने दिया था। तो ये हो गया। उसके बाद इनको तो नाम सुना होगा डॉक्टर BP पाल, ये फादर ऑफ रोज है। BP पाल, इनकी जो टिकट है भारत सरकार द्वारा जारी की गई है इनके ऊपर। आगे चलते हैं दोस्तों। उद्यान विज्ञान की शाखाएं, ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी ब्रांच है, इनका हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी ब्रांच है? एक ब्रांच है सर दोस्तों पोमोलॉजी। पोमोलॉजी आपने सुना होगा। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ये जो दो शब्दों से बना है, लैटिन और ग्रीक भाषा से बना है पोमोलॉजी शब्द है दोस्तों, जिनके पीछे लॉजी लगा है बहुत सारे। 99% के आसपास क्या है आपके ग्रीक शब्द होते हैं, और पोमो है जो लैटिन से लिया गया है। और इसमें जितने भी फल है उन सभी का अध्ययन किया जाता है। एक शब्द है दोस्तों आगे ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सब्जियों का है वो अध्ययन किया जाता है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ओलेरी कल्चर वेजिटेबल क्रॉप्स इसमें रखी जाती है। इसमें ओलेरी कल्चर। ठीक है, एक तो शब्द है बच्चों ओलेरी कल्चर, एक शब्द अब आ गया अर्बोरी कल्चर। वो आपको मैं बताता हूं कौन सा है। ओलेरी कल्चर और अर्बोरी कल्चर में कंफ्यूज मत होना। जो अर्बोरी है वो ए से शुरू होता है, जो ओलेरी है वो ओ से शुरू होता है। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओलेरी अर्बोरी लिखा है वहां सब्जी करके आ जाते हैं, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, ये ध्यान रखना। अर्बोरी कल्चर में बच्चों ऑर्नामेंटल प्लांट्स रखे जाते हैं। ऑर्नामेंटल आपको पता है जितने भी सजावटी पौधे हैं वो रखे जाते हैं। ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। सजावटी पौधों का अध्ययन किया जाता है जो घर में लगते हैं, जो गार्डन्स में लगते हैं, वो सारे के सारे क्या है अर्बोरी कल्चर में रखे जाते हैं। और ये आपको मैंने बताया था कल्चर जिसके पीछे लगाओ वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। एक शब्द है बच्चों फ्लोरिकल्चर। ये तो आपने सभी ने सुन रखा होगा, लगभग आपको सभी को पता ही होगा। फ्लोरिकल्चर बहुत इजी है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर के अंदर। तो ये बहुत इजी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, खासतौर से जेट वाले के एग्जाम में इसको पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको देख ले। ठीक है, नेक्स्ट है बेटो विटीकल्चर।
वीटी जो शब्द है वो अंगूर से लिया गया है, तो अंगूर की जो खेती का अध्ययन किया जाता है विटीकल्चर में किया जाता है। ये भी एक लैटिन शब्द है, ठीक है। अंगूर की जो खेती करती है उसको खेती करना, और प्लस उसको जो उत्पादन है उसको जो तैयार करते हैं वो सारे विटीकल्चर के अंतर्गत आता है। ये शब्द एग्रोस्टोलॉजी बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है ना। इसमें आपका जेट में, सुपरवाइजर में, डब्ल्यूओ के अंदर, ये सभी में एग्रोस्टोलॉजी यूज किया। और लॉजी है तो ये ग्रीक शब्द है। इसमें घासों की खेती का अध्ययन किया जाता है। देखो बच्चों, घास बहुत तरह की होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे गार्डन होते हैं, वहाँ बहुत हार्ड होती है, कुछ गार्डन होते हैं बिल्कुल मुलायम होती है, 5 स्टार होटल में जाओ तो वहाँ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। तो इस तरह की अलग अलग तरह की घासें होती है, वो किसमें की जाती है, एग्रोस्टोलॉजी में की जाती है। आगे बच्चों क्या है, लैंडस्केप एंड गार्डनिंग। लैंडस्केप और गार्डनिंग है ना, इसमें हमारे जो पार्क्स बनते हैं ना, जो ट्रफ बनती हैं, जो रोडें बनती हैं, बाग, जो भी पार्क्स होते हैं ना, वो एक प्लानिंग के तहत तैयार किया जाता है। इसमें फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, जितने भी तरह के अपने जो पार्क्स तैयार करते हैं वो सारे क्या है, लैंडस्केप गार्डनिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको अपन करवाएंगे आगे। बहुत सारे के आपने में गार्डन है, आपको पता ही है, दिल्ली के अंदर, बेंगलोर के अंदर, वो सारे क्या लैंडस्केप गार्डनिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है बच्चों। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन मतलब परिरक्षण का कार्य है, इसमें किया जाता है। जैसे आपको पता है अचार है, कैंडी है, मुरब्बा है, ये सारी चीजें ये किस में आती है, फ्रूट वेजिटेबल प्रिजर्वेशन में आती है। तो ये ध्यान आप रखना। चलो दोस्तों, आगे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स, फल उत्पादन का महत्व। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कितना का महत्व है फल उत्पादन का। एक तरह से जो आहार है, आहार में जो समृद्धि आती है ना, वो फलों और सब्जियों से आती है। हमारे आहार में से अगर फल व सब्जी निकाल दी जाए मान लो, तो उस फल में कुछ नहीं बचता, ठीक है ना। तो जितनी भी हमारे जो आहार है, पोषक तत्व है, वो हमारे फल व सब्जियों से भी आती है, ठीक है ना। तो इनका महत्व हमारे स्वास्थ्य से जुड़े होने के कारण बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमें प्रतिदिन आहार का सेवन करना चाहिए, कितना करना चाहिए वो बताते हैं। तो एक संस्थान है हमारी ICMR, उसके द्वारा उसका कहना है कि हमें प्रतिदिन 120 ग्राम फल तो खाने चाहिए। मतलब रोज के एक व्यक्ति को प्रतिदिन 120 ग्राम फल खाने चाहिए, और 300 ग्राम है वो सब्जियां खानी चाहिए। इन 300 ग्राम में ना देखो, कुछ तो है पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जी, पत्तेदार जो भी पालक वगैरह होती है उनको खाना चाहिए। कुछ है नीचे जड़ वाली सब्जियां, ठीक है, जड़ वाली सब्जियां उनको खाना चाहिए। और कुछ है दालें, ठीक है ना, वो अलग अलग है। जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो लगभग 120 से 125 ग्राम हमें रोज का सेवन करना चाहिए। जड़ वाली है उनका 70 से 80 ग्राम हमें रोज का सेवन करना चाहिए। और जो दालें वाली है उनका भी हमें 70 से 80 ग्राम हमें रोज लेनी चाहिए, ठीक है। और बाकी बच गई तो इसमें ऐड हो जाएगी। ये तो हमें रोज कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनमें आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, खनिज लवण होते हैं, ये सारे सोर्स है, इसलिए हमें प्रतिदिन इनका सेवन करना चाहिए। ये तो हो गया हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इनका महत्व। अब इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कौन कौन सी पाई जाती है वो हम चर्चा करते हैं। आपको पता है दोस्तों कि जो फ्रूट है उनमें कार्बोहाइड्रेट भी होती है, प्रोटीन्स भी होती है, वसा भी होती है, खनिज लवण भी होते हैं, रेशा भी होता है। तो बहुत सारे मिलके सारी चीजें एक पूरा पैकेज बनता है, तो हमारी बॉडी को हमें चाहिए वो मिल जाता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है ना जो, वो फ्रैक्टोज फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, फ्रैक्टोज फॉर्म में जो होती है कार्बोहाइड्रेट होती है, फ्रूट के अंदर पाई जाती है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। ये शरीर के तापमान को बनाए रखने, सारे और शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एज ऊर्जा हमें क्या मिलती है।
इसमें प्रमुख जो सोर्स है वो किशमिश है 72%, खजूर 65% और केला। ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछा है 27% जो केले में है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। इसी ध्यान रखना, सिंपल चीज है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। और 1 ग्राम से कितनी मिलती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। सबसे ज्यादा किस फ्रूट में पाई जाती है, तो किशमिश में पाई जाती है। केले में कितनी पाई जाती है, तो 27% पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपको पता है हमारे लिए कितना जरूरी होता है। छोटे बच्चों से लेके, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं जो आजकल जिम वगैरह जाते हैं, तो सभी प्रोटीन का बहुत एडवर्टाइजमेंट चलती है, कंज्यूम करते हैं। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, मसल्स निर्माण के लिए बहुत जरूरी होती है दोस्तों। तो प्रोटीन हमें दालों से मिलती है, दूध से मिलती है, पनीर से मिलती है, अंडों से मिलती है, मांस से मिलती है। अगर इनका कोई कंज्यूम, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह यूज नहीं करते हैं, मांस वगैरह अगर यूज नहीं करते हैं, तो उसे प्रोटीन का सोर्स है वो जरूर चाहिए। तो उनमें एक दालें भी है और इसके अलावा हमारे जो फल है उनमें भी मिल जाती है। तो हम चर्चा करते हैं प्रोटीन मसल निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। तो ये शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है और प्रोटीन का निर्माण शरीर के विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों के द्वारा होता है जो फल व सब्जियों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियों रोग हो जाता है। प्रोटीन एंजाइम निर्माण के लिए भी आवश्यक होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, ध्यान रखना। वैसे ही मैंने आपको कराया था, कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, वैसे ही प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। इसमें प्रमुख सोर्स है काजू, 21% के आसपास पाई जाती है। हरा मटर 7 ग्राम के आसपास पाई जाती है। देखो दोस्तों, जो काजू है ना, उसमें अच्छी खासी प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन बादाम के अंदर भी अच्छी खासी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा दालें हैं, उनमें भी प्रोटीन खूब सारी पाई जाती है। एक मैं बड़ी बड़ी रेंज लिख देता हूं, 21 से लगभग 25% के आसपास सोयाबीन को छोड़ के ये इनमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, वसा फैट हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमें लंबे टाइम तक ऊर्जा जो बनाए रखती है वो हमारे वसा से मिलती है। मान लो कोई व्रत रख रहा है, कोई फास्ट रख रहा है, पूरे दिन की जो ऊर्जा है वो हमें वसा से प्राप्त होती है। और शरीर आपका जो गोलू मोलू शरीर दिखता है ना, वो वसा की वजह से दिखता है। और वसा सारी निकाल दी तो हड्डी का ढांचा हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो वसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखते हैं दोस्तों, वसा की शक्ति शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख सोर्स है, क्योंकि 1 ग्राम वसा के अपघटन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। वसा की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है और शरीर में दुर्बलता आ जाती है, ये ध्यान रखना। और वसा अगर प्राप्त करनी हो ना, तो अगर मान लो कोई वसा डेयरी प्रोडक्ट है वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, ठीक है, और सोर्सेज नहीं ले रहा है, तो वसा अगर बच्चा है, दूध नहीं पीता, अगर घी वगैरह नहीं लेता, तो हम कैसे इसकी वसा की पूर्ति कर सकते हैं? तो हम फ्रूट पे जा सकते हैं। अखरोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना दोस्तों। अखरोट से 64% वसा मिलती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोकेडो भी फ्रूट है, उसका भी ये जो सोर्स है वसा का बहुत शानदार सोर्स है। तो ये वसा बहुत, ये 3 चीज करवा चुका हूं। वसा करवा चुका हूं, प्रोटीन्स करवा चुका हूं और कार्बोहाइड्रेट करवा चुका हूं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, खनिज पदार्थ, मिनरल्स। जो अपना हड्डी का जो ढांचा बनता है ना, सारा जो हड्डियां निर्माण होती है, उनमें खनिज का बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इसलिए हमें खनिज पदार्थ हमें आवश्यकता होती है। और ये हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ना, उनमें लगभग खनिज पदार्थ की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, ठीक है। खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारी चीज हमें चाहिए। शारीरिक ढांचा जैसे हड्डियां हैं, दांत आदि की मजबूती विभिन्न एंजाइमों की क्रिया के लिए आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और जिससे घेंगा रोग हो जाता है। अगर शरीर में अल्प मात्रा में फ्लोरीन दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, परंतु इसकी अधिकता से फ्लोराइड बनता है, जिससे शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसलिए इसकी हमें जो कंज्यूम है वो 1 ppm से कम करना चाहिए, ठीक है। हमारे जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें खनिज मात्रा खूब सारी होती है। इसमें अपने बादाम भी है, काजू भी है, ठीक है ना, और भी है ड्राई फ्रूट्स है जिनमें खनिज पदार्थ की मात्रा पाई जाती है।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फाइबर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो फल सब्जियों जो डॉक्टर रिकमेंडेशन करते हैं ना फल सब्जियों खाने के लिए, इसमें एक मेन कारण है फाइबर का होना फ्रूट के अंदर। अब फाइबर क्या होता है, शरीर जिसमें जितना रेशे की मात्रा ज्यादा होगी वो हमारे जो आंत है उसके लिए बहुत बढ़िया होती है। जिनको आपको पता है कब्ज वगैरह की शिकायत रहती है, तो डॉक्टर इसलिए रिकमेंडेशन करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट व सब्जियों का सेवन करें। ठीक है, तो कारण क्या है, उनमें फाइबर व रेशे की मात्रा पाई जाती है। तो फल व सब्जियों में रेशा भी होता है जो पाचन क्रिया में सहायक तथा आंतों को बल प्रदान करता है। इसका प्रमुख सोर्स अंजीर भी है, आलू भी है, शकरकंदी भी है, अमरूद भी है। ठीक है दोस्तों, और लगभग सारे फ्रूट हैं जिनमें रेशे की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आर्थिक रूप से इनका महत्व। अब बात करते हैं इनका स्वास्थ्य रूप से इनका महत्व हो गया, हमारे जो शरीर के लिए ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्थिक महत्व। फ्रूटों का क्या आर्थिक महत्व होता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा बता देता हूं आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फल व सब्जी उत्पादन के लिए प्रति इकाई हार्दिक आय प्राप्त होती है। देखो इंडिविजुअल रूप से देखें, स्टेट लेवल पे देखें या कंट्री के रूप में देखें तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है आर्थिक रूप से। कैसे, जैसे किसी किसान ने, उदाहरण के लिए बताता हूं मैं, किसी किसान ने 1 हेक्टर में बागवानी लगा रखी है। ठीक है, और 1 हेक्टर में वो ट्रेडिशनल क्रॉप कर रहा है, तो अगर इसकी प्रति इकाई उत्पादन है देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमें बागवानी फसल से ही मिलेगा क्योंकि ट्रेडिशनल क्रॉप है ना, उसका जो औसत उपज निकालेंगे ना, हो सकता है कि एक साल जो भाव है फलों का वो कम रह गया हो, फ्रूटिंग कम आई हो, तो आप अगर इसका 10 साल का अगर आप औसत निकालेंगे ना, तो प्रति इकाई उत्पादन है वो हमें फलों से ही ज्यादा मिलेगी। तो ये तो हो गया एक इंडिविजुअल रूप से फायदा। अगर कंट्री के स्टेट के हिसाब से देखें इसका क्या फायदा होता है, तो जो सरकार के पास रेवेन्यू आता है ना कृषि विभाग का, उसमें अगर देखा जाए तो फलों का ज्यादा वेटेज रहता है कंपैरिजन अन्य फसलों के, लागत के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो ये इसका यही अगर हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं फलों को, तो हमें कंपैरिजन, मान लो एक उदाहरण के लिए 1 ट्रक आप बादाम भेज रहे हो यूएसए के अंदर और 1 ट्रक की गेहूं भेज रहे हो, तो उसका जो रेवेन्यू आएगा ना 1 ट्रक का, तो बादाम का ज्यादा आएगा। ठीक है ना, कंपैरिजन गेहूं के। तो इसलिए प्रति इकाई आय है ना वो फलों से हमारे ज्यादा होती है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं औषधीय। देखो ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, औषधीय तो आप जो घरों में है हमें पता ही है, हमें कोई दिक्कत हो जाती थी तो डॉक्टर ने हमें औषधीय महत्व इनको दिया जाता था। और जिनमें औषधि की बात की, आंवला आपको पता ही है, आप भी आधे डॉक्टर होंगे, आंवला की यूज किया होगा खाने के अंदर, आपको पता है त्रिफला वगैरह बनाते हैं, वो सारी चीज करते हैं, तो वो चीज जरूरी है। ठीक है ना, आंवला हो गया, बेल हो गया, पपीता हो गया, ये यूज करते रहते हैं। ठीक है ना, और आपको पता है हमारे क्षेत्र की बात करूं, जैसे किसी को दस्त लगे तो मौसमी का जूस पिलाते हैं। ठीक है, और किन्नू का वगैरह, गर्मी लगी किन्नू का, ये हम यूज करते रहते हैं, तो पता है इनका औषधीय महत्व भी बहुत है। तो ये चीज ध्यान रखना, फलों और सब्जियों में औषधि के गुण भी पाए जाते हैं। अब लास्ट है औद्योगिक महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री इंपॉर्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी जो सब्जियां फल है ना आपको पता है वो थोड़े टाइम तक सही रहती है, उसके बाद क्या खराब होना शुरू हो जाती है, और प्रोडक्शन तो एक टाइम पे आता है। अगर सारा प्रोडक्शन उसी टाइम कंज्यूम नहीं हुआ तो सारे फल सब्जियां सड़ जाएंगी, और सड़ जाएगी वो किसी काम की नहीं आएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो औद्योगिक महत्व है उस पर ज्यादा बल देना चाहिए। जैसे हमारे फल व सब्जियां हैं उनमें बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, जिनमें आपको पता है कैंडी है, अचार है, मुरब्बा है, ठंडाई है, शरबत है, फ्रूट बियर है। एक तो ये हमें अर्निंग देते हैं, पैसे देते हैं। ठीक है, दूसरा किसान की समृद्धि में भी सहायक है। तीसरा हमें साल भर है, मान लो कोई फ्रूट है साल भर नहीं मिलता ना, लेकिन हम इसका संवर्धन कर लेते हैं तो हमें साल भर में उपलब्ध रहता है। तो इसका एक अपना महत्व है, औद्योगिक महत्व। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमारी जो फ्रूट इंपॉर्टेंस है उसकी महत्ता को दर्शाता है। तो मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपके जो सुझाव है तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट कर सकते हैं और हम आपके सुझावों पर गौर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।